साथ ये कम होती जाती है और भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा जलवाष्प पाई जाती है। तीसरा जो मुख्य इसका अवयव है धूलकण, जिसमें समुद्री नमक, धुआँ, धूल, राख, जलवाष्प से मिलकर ये बादलों का निर्माण करते हैं। तो ये सभी गैस, जलवाष्प और धूलकण से मिलकर वायुमंडल का निर्माण होता है और जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरा होता है। अब आता है वायुमंडल की संरचना, जिसमें रासायनिक संरचना में आपके सममंडल और दूसरा है विषममंडल और वर्टिकल जो आपका इसका वितरण है, जिसमें विभिन्न प्रकार की इसकी परतें आती हैं। क्षोभमंडल जो 18 किलोमीटर तक इसकी उपस्थिति रहती है और इसमें मौसमी संबंधी सारी क्रियाएं होती हैं। दूसरा मंडल है आपका समताप मंडल, जिसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट मध्यमंडल ये 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। आयन मंडल 640 किलोमीटर तक होता है और वायुमंडल 640 से आगे अंतरिक्ष तक इसकी ऊंचाई मानी गई है। वायुमंडल में ताप परिवर्तन सतह पर ऑन एवरेज 15 डिग्री के आसपास आपका धरातल पर होता है और इसके ऊपर यदि हम ऊपर बढ़ते हैं तो वह तापमान में गिरावट आती जाती है और 36 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। आगे इसका और डिटेल हम वायुमंडलों की परतों के रूप में अध्ययन करते हैं तो आपको परतें पढ़नी होंगी, इसका संगठन पढ़ना होगा। फिर आता है आपके जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किसी स्थान या प्रदेश की जलवायु की प्रवृत्ति या प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। जलवायु क्लाइमेटोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के क्लाइमा शब्द से हुई है। क्लाइमा का अर्थ ढाल या प्रवणता से है, जिसे बाद में झुकाव के संदर्भ में समझा गया, अर्थात सूर्य की किरणों का झुकाव और उसके प्रभाव ही जलवायु की विभिन्नता का मूल कारण है। जलवायु मौसम की औसत दशाओं का सम्मिलित प्रभाव या सार होता है। कहने का मतलब किसी स्थान या प्रदेश की लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत को हम जलवायु कहते हैं और शॉर्ट टर्म में वो आपका मौसम कहलाता है। मौसम और जलवायु की अवधारणा और उसका नियंत्रण। मौसम किसी स्थान के वायुदाब, आर्द्रता, मेघ, वर्षा, पवन, प्रवाह आदि वायुमंडलीय दशाओं जो एक लघु अवधि में किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, उसे मौसम कहते हैं। जलवायु जलवायु किसी स्थान विशेष के मौसम की औसत दशाओं को कहते हैं। जलवायु में एक विस्तृत क्षेत्र के दीर्घ अवधि के वायुमंडलीय अवस्थाओं का विवरण होता है। इसकी एक परिभाषा मोंकाउस के अनुसार जलवायु वस्तुतः किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं का विवरण को सम्मिलित करती है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांशीय स्थिति। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर अक्षांशों की जो स्थिति है कि भूमध्य रेखीय निम्न अक्षांश, इसके बाद में मिडिल लेटिट्यूड्स मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश ध्रुवों की ओर। तो कोई स्थान कहाँ पर है? भूमध्य रेखा से और कर्क और मकर रेखा के मध्य में सूर्य सीधा चमकता है, सबसे ज्यादा तापमान होता है, गर्मी भी ज्यादा होती है। इसी प्रकार समुद्र से दूरी, क्योंकि समुद्र के पास में समकारी प्रभाव होता है, जल धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है, तो समुद्र से दूरी भी किसी स्थान के जलवायु मौसम को प्रभावित करती है। पर्वतों का अवरोध और दिशा। हम देखते हैं कि पर्वत वर्षा कराने में सहायक होते हैं और हवाओं को रोकने में सहायक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसकी डायरेक्शन क्या है, कितनी उसकी ऊंचाई है, तो ये भी किसी प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। समुद्री धाराएं, ओशन करंट्स, क्योंकि ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक ठंडी धाराएं होती हैं, एक गर्म धाराएं होती हैं। तो कहाँ पर किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है समुद्र में, तो वहाँ की मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है। पवनों की दिशा कि किस डायरेक्शन से कोई हवा आ रही है, हवा का प्रकार किस प्रकार का है, ठंडी है या गर्म है, तो वहां के उस एरिया के जलवायु और मौसम को प्रभावित करेगी। समुद्र तल से ऊंचाई, क्योंकि समुद्र तल से कोई स्थान कितना ऊंचा है, उसी प्रकार जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तापमान में गिरावट आती है। तो समुद्र तल से ऊंचाई भी किसी प्रदेश के जलवायु और आपके मौसम को प्रभावित करती है। और वायु विक्षोभ, बीच बीच में चक्रवात और प्रति चक्रवात की स्थिति है, वो भी किसी प्रदेश के जलवायु और मौसम को प्रभावित करती है। इसी क्रम में आगे आपके जो चैप्टर आता है सूर्य ताप, इंसोलेशन।
सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाला ताप जो कि अति लघु तरंगों द्वारा एवं प्रकाश की गति से भूतल पर पहुंचता है, सौर विकिरण या सूर्य ताप कहलाता है। ये सूर्य ताप 3 प्रकार की तरंगों से पृथ्वी तक पहुंचता है। एक होती है लघु तरंग, इनका पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं और इनका जो साइज है 0.44 माइक्रोन होता है। दूसरी होती है मध्यम तरंगे, ये 0.44 से 0.84 माइक्रोन की होती है और ये 52% इसको कवर करती हैं। तीसरी होती है लंबी तरंगे, ये 42% ये क्षेत्र को कवर करती हैं, मतलब इनकी जो कुल जो मात्रा है 42% होती है और इनकी जो लंबाई है 0.84 माइक्रोन होती है। सूर्य ताप का वितरण, देखिए हम जानते हैं कि सूर्य ताप का वितरण भी अक्षांशों से बंधा हुआ है। निम्न अक्षांशों में से सबसे ज्यादा सनलाइट होती है भूमध्य रेखा के दोनों ओर। इसके बाद आते हैं मध्य अक्षांश जो 23.5 से 66 अक्षांशों के मध्य उत्तर और दक्षिण को होते हैं। तो यहाँ तक सूर्य लंबवत चमक 23 साढ़े 23 तक ही सूर्य लंबवत चमकता है और इसके बाद में सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं और कम समय के लिए सनलाइट प्राप्त होती है, क्योंकि उत्तरायण होने पर उत्तरी ध्रुव को ज्यादा सनलाइट प्राप्त होती है, दक्षिण ध्रुव पर वहां पर दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। इसी प्रकार दक्षिणायन होने पर भी सूर्य की स्थिति दक्षिण को ज्यादा ताप प्राप्त कराती है और उत्तर को कम। और तीसरा है उत्तर अक्षांशीय मंडल जो 66.5 से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण तक होता है। सूर्य ताप को प्रभावित करने वाला कारक कि कहां पर सूर्य ताप कितना है और उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इससे पहला है पृथ्वी पर बनने वाला कोण, और ये डिपेंड करता है सूर्य आपका कहां पर है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन और जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य कितना डिग्री का कोण बन रहा है उस पर, यदि सूर्य जितना अधिक न्यून कोण बनाएगा तो सूर्य की किरणें तिरछी होंगी और कम ज्यादा क्षेत्र को वो देंगी, लेकिन उसकी जो ताप की क्षमता है वो कम होगी। दूसरा है दिन की लंबाई, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में तो दिन जितना लंबा होगा उतना ही सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा, और जब सूर्य दिन की लंबाई कम होगी तो सूर्य ताप कम प्राप्त होगा। तीसरा है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी घटती बढ़ती रहती है। 3 जनवरी को ये सबसे निकट रहता है, इसको हम उपसौर कहते हैं, और 4 जुलाई को ये सबसे दूर होता है जिसको अपसौर कहते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है उसका भी सीधा सीधा सूर्य ताप पर प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल की शुद्धता, क्योंकि सनलाइट है जो वायुमंडल के माध्यम से पृथ्वी तक उसको क्रॉस करना पड़ता है, तो वो कितना शुद्ध है। हम देखते हैं कि वर्षा होने के बाद में हमारे पास में सूर्य की जो रोशनी है एकदम साफ होती है, तो उसमें डस्ट पार्टिकल और कोहरा वगैरह ये होता है, तो वो इसको रोकने का काम करते हैं, लाइट को अवशोषण करने का काम करते हैं। तो वायुमंडल की शुद्धता भी सूर्य ताप को प्रभावित करती है। इसका पॉजिटिव नेगेटिव शुद्ध होगा अधिक आएगी, अशुद्ध होगा तो सूर्य ताप की मात्रा कम प्राप्त होगी। नेक्स्ट है सौर कलंकों की संख्या। सूर्य पर जो स्पॉट नजर आते हैं उसको हम सूर्य कलंक कहते हैं, और इनकी जो इस पर जब कोई विस्फोट होता है तो उससे भी इसके ताप पर प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य कलंकों की संख्या इसको बढ़ाती और घटाती रहती है। धरातल से सूर्य की ऊंचाई, कि कोई स्थान कितना, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, तो उसकी क्या तो ऊंचाई है और कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये भी सनलाइट को प्रभावित करते हैं। धरातल का रंग स्वरूप, देखिए ब्लैक जो सॉइल है उसको अंदर आने देती है, ज्यादा देर तक तापमान को संजोए रखती है, और इस प्रकार से रेगिस्तानी जो है जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडी विकीर्ण कर देती है। तो धरातल का रंग और स्वरूप भी, मान लीजिए कहीं पर बर्फीला क्षेत्र है तो उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, तो ये कारक भी इसको प्रभावित करते हैं। स्थल और जल का प्रभाव, देखिए स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है और जल धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो ऐसी स्थिति में स्थल और जल का प्रभाव भी सूर्य ताप की मात्रा उसके वितरण पर प्रभाव डालता है। अब आता है सूर्य ताप बजट, कि हमें कितनी मात्रा में जो सूर्य से 2 अरबवां भाग जो पृथ्वी को प्राप्त होता है,
तो कहाँ पर इस प्रकार इसका किन-किन माध्यमों से ये पृथ्वी को गर्म करता है। कुल सूर्य ताप का विकिरण का में से केवल 1/2 अरबवाँ भाग ही पृथ्वी पर पहुँचता है। इसमें से 42% प्रतिबिंबित होकर वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जाता है। 11% जलवाष्प द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। 4% गैस एवं धूल कण के द्वारा शोषित कर लिया जाता है और 43% भाग पृथ्वी तल पर पहुँचता है। तो ये टोटल आपका सूर्य ताप बजट है। नेक्स्ट आता है वायु का तापमान। जिस प्रकार से सूर्य ताप है उसी प्रकार से वायु तापमान, ये भी आपके एक चैप्टर है। वायुमंडलीय ताप पूर्णतः आने वाली सूर्य ताप और भौतिक विकिरण पर निर्भर करता है। इसका वितरण अक्षांशों पर आधारित है। वायुमंडल के गर्म एवं ठंडा होने की क्रियाएं सीधे सौर ताप विकिरण के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। इसमें संचालन, संवहन, विकिरण और दाब परिवर्तन और वायु वहन। संचालन जैसे हम एक छड़ को एक साइड से गर्म करते तो धीरे धीरे ऊपर, तो सूर्य ताप से वायुमंडल सीधा गर्म नहीं होता। पहले उससे पृथ्वी का धरातल गर्म होता है और इसके बाद में फिर वापस रेडिएशन के द्वारा, विकिरण के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। संवहन की क्रिया के द्वारा, विकिरण के द्वारा कि वापस पृथ्वी वापस विकिरण के माध्यम से गर्मी को वापस और इसी कारण से धरातल पर ज्यादा ताप होता है और जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं तापमान की मात्रा कम होती जाती है। औसत तापमान की विभिन्न दशाएं, अब देखिए तापमान, दैनिक तापमान, वार्षिक तापमान, मासिक तापमान, न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान, तो ये तापमान की विभिन्न दशाएं हैं। उच्चतम तापमान 2 से 3 बजे के बीच में रिकॉर्ड किया जाता है दिन में और इसी प्रकार से रात में भी 3 से 4 बजे के बीच में न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। अब इनका यदि हम औसत कि हमने महीने भर का जोड़ दिया तो महीने का औसत तापमान निकल के आ जाता है। इस प्रकार 12 महीने का यदि हम निकालते हैं तो उसमें आपका वार्षिक औसत तापमान निकल के आ जाता है। तो ये तापमान की विभिन्न दशाएं हैं और इनको जो मानचित्र में प्रदर्शित करने के लिए हम समताप रेखाओं का प्रयोग करते हैं। समताप रेखाएं, आइसोथर्म रेखाएं वो होती हैं जो किसी समय या किसी स्थान विशेष पर एक पर्टिकुलर समय में समान ताप वाले स्थानों को मिलाती हैं। वायुमंडलीय तापमान के भौगोलिक वितरण, इसके अंतर्गत अक्षांश, सागर तल से ऊंचाई, सागर से दूरी, भूमि, जिस प्रकार से आपका तापमान होता है उसी प्रकार एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय ताप भी इन कारकों से प्रभावित होता है। भूमध्य रेखा से दूरी, जो स्थान भूमध्य रेखा से जितना दूर होगा वहां पर तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। जल और स्थल का असमान वितरण, ये भी इसको प्रभावित करता है। समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा, प्रचलित पवने, धरातल का स्वभाव गुण, तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण और तापमान का क्षैतिज वितरण। तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण में तापमान जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर तरफ जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, तापमान कम होता जाता है। क्षैतिज वितरण में आपका वही आपके अक्षांशों के आधार पर इसका वितरण है क्योंकि सूर्य ताप कर्क और मकर रेखाओं तक ही सूर्य सीधा चमकता है, तो इनके मध्य ही आपको अधिक तापमान मिलेगा। तापमान का क्षैतिज और प्रादेशिक वितरण में इसमें आपका ताप कटिबंध, जैसे उष्ण कटिबंध जो 23.5 से 23.5 उत्तर से 23.5 दक्षिण तक का, इसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ तापमान अधिक रहता है, भूमध्य रेखा का आसपास वाला क्षेत्र है ये। दूसरा आता है शीतोष्ण कटिबंध, 23.5 से 66.5 तक के जो ताप कटिबंध है इसको हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं और 66.5 से 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री साउथ में इसको शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इसका वर्गीय टेबल भी दिए है। नेक्स्ट आता है वायुमंडलीय दाब और पवने। अगला चैप्टर आपका वायुमंडलीय दाब और पवनों का अध्ययन करना होगा। वायुमंडलीय दाब वायु की वह भौतिक दशा है। वायुदाब समस्त गैसों के दबाव का प्रभाव है। पृथ्वी तल पर ऊपर की ओर कई सौ मीटर की ऊंचाई में फैला हुआ वायुमंडल पृथ्वी तल पर वायुदाब उत्पन्न करता है। हमारे चारों तरफ ये फैला वायुमंडल में इसका हवा का प्रेशर होता है, लेकिन सभी जगह समान होने से हमें महसूस नहीं होता।
लेकिन जैसे-जैसे हम ऊपर जाएँगे, तो वायु दाब कम होता जाता है और फिर हम जाके जैसे वोमिटिंग होना और ये इस प्रकार की समस्याएँ हवाई जहाज़ों में जीव चलाना, इस प्रकार की स्थिति हमें पैदा होती है, तो वायु दाब कम होने की वजह से ये स्थिति पैदा होती है। वायु दाब मापने की इकाई इंच, सेंटीमीटर, मिलीबार और इसको जो यंत्र हैं, वायु दाब मापी, 14 का बैरोमीटर और एनेरॉइड बैरोमीटर, इनके माध्यम से इसकी रीडिंग ली जाती है और इसको इंच, सेंटीमीटर, मिलीबार में इसको मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक तापमान है, आर्द्रता है, ऊंचाई है, पृथ्वी की दैनिक गति परिवर्तन है। इसी सिलेबस में आगे आपके समदाब रेखाएं, आइसोबार, जैसे हम समताप रेखाएं होती हैं उसी प्रकार से समदाब रेखाएं होती हैं। मौसम मानचित्र पर खींची गई जो सब स्थानों को जोड़ती हैं, वो जो उन स्थानों को जोड़ती हैं जिनका एक समय विशेष में वायुदाब समान होता है, वो आपको समदाब रेखाएं या आइसोबार कहलाती हैं। प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायुमंडलीय दाब में अंतर का वर्णन करने का एक तरीका है। वायुदाब ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण, वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है। ऊंचाई पर वायुदाब भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होता है। ये भिन्नता ही वायु में गति का मुख्य कारण है। पवनें उच्च वायुदाब से कम वायुदाब के क्षेत्रों की ओर चलती हैं। देखिए वायुदाब में परिवर्तन, हाई प्रेशर और लो प्रेशर बढ़ना और या वायुदाब में अंतर के कारण ही हवाएं चलती हैं और हवाओं का चलने का मुख्य कारण वायुदाब में अंतर है। ये अंतर ही जितना जितना ज्यादा अंतर होगा, वायु की गति भी उतनी अधिक होगी। वायुमंडलीय दाब का वितरण, वायुमंडलीय दाब का ऊर्ध्वाधर आपका घटता जाता है और क्षैतिज वितरण में भूमध्यरेखीय निम्न वायु दाब की पेटी, जिसको डोलड्रम भी कहते हैं। दूसरा है उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी। तीसरा है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी और चौथा है उपध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी। इसी में आपका है कोरियालिस बल, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। परिसंचारी हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। इस विक्षेपण को कोरियालिस प्रभाव कहते हैं और इसी के कारण है हवाएं दाईं और बाईं ओर, क्योंकि भूमध्य रेखा से हवाएं ताप पाकर ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के बाद ठंडी होकर ये निम्न अक्षांशों में नीचे उतरती हैं, तो वहां उच्च दाब प्रकट करती हैं और वापस फिर भूमध्य रेखा की तरफ लौटती हैं। तो ये भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब, फिर इसके बाद में उच्च वायुदाब और फिर इसके ध्रुवीय निम्न वायुदाब। तो ये वायुदाब के पेटियां हैं और उसी के अनुसार हमारी जो पवनें चलती हैं। इन वायुदाब पेटियों का जो स्थानांतरण है, जिसको प्रेशर बेल्ट का खिसकना कहते हैं, और ये होता है सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण। जब सूर्य उत्तर की तरफ जाता है तो सारी जो वायुदाब पेटियां हैं, जो 5 से 10 अक्षांश उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। इसी प्रकार दक्षिणायन होने पर जो वायुदाब पेटियां हैं 10 से 5 अक्षांश आपके दक्षिण को खिसक जाती हैं और इसको हम प्रेशर बेल्ट टूटना या वायुदाब पेटियों का खिसकना कहते हैं। अब वायुदाब में अंतर के कारण पवनें चलती हैं और नेक्स्ट आपके इसी उसमें पवनें आती हैं। पवनें कई प्रकार की होती हैं, जैसे ग्रही पवनें या सनातनी पवनें, जो कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण चलती हैं। दूसरी है अस्थायी पवनें और तीसरा है स्थानीय पवनें। अयनवर्तीय उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की व्यापारिक हवाएं जो 30 से 35 से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। अश्व अक्षांश जो 28 से 35 अक्षांशों के मध्य चलते हैं। पछुआ पवन 35 से 65 अक्षांशों के मध्य चलती हैं और ध्रुवीय पवनें ध्रुवों से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की तरफ चलती हैं। इनको हम सनातनीय हवा कहते हैं, जो पृथ्वी की गति और घूर्णन के कारण चलती हैं। अस्थायी फिर आते हैं आपके मानसूनी पवनें, स्थल एवं जल समीर, घाटी और पर्वत समीर और स्थानीय हवाएं। देखिए जैसे स्थल समीर आपका दिन के समय चलता है, क्योंकि
पृथ्वी पर आपका लो प्रेशर हो जाता है और जल सागरों में हाई प्रेशर बना रहता है। तो इस कारण से सागर से स्थल की ओर चलने वाली हवाओं को हम स्थल समीर कहते हैं। इसी प्रकार रात्रि में आपका स्थल जल्दी से ठंडा हो जाता है तो यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है और सागर पर जो कि जल रहता है वो धीरे-धीरे ठंडा होता है तो वहाँ लो प्रेशर रहता है। तो ये आपको रात्रि के समय इस स्थल से जल की ओर हवाएँ चलती हैं, इसको थल समीर कहते हैं। इसी प्रकार से घाटी और पर्वत समीर चलती हैं, ये भी वायुदाब में अंतर के कारण चलती हैं। कुछ स्थानीय पवनें होती हैं, जैसे राजस्थान में आपके लू चलती हैं, इसी प्रकार चिनूक रॉकी पर्वत पर चलती हैं, फोन अल्पास चलती हैं, आल्पस पर सिरक्को सहारा रेगिस्तान में चलती हैं और गर्म और शुष्क हैं। हरमटन अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में चलती हैं, खमसील सहारा शुष्क है, मिस्ट्रल फ्रांस में चलती हैं, बोरा एड्रियाटिक सागर पर चलती हैं, ब्लिज़ार्ड ये ठंडी है, अमेरिका में साइबेरिया में चलती हैं और लू राजस्थान में चलती हैं। तो ये वायुदाब के अंतर के कारण पवनें हैं और विभिन्न प्रकार की पवनें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आगे इसी उसमें आपका आता है आर्द्रता और वर्षा। वायुमंडल में आर्द्रता या नमी की उपस्थिति जलवायु के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में 2% आर्द्रता पाई जाती है। पृथ्वी पर 71% भाग पर जलमंडल है, जो वातावरण में वाष्पीकरण द्वारा आर्द्रता प्रसारित करता है। झील, जलाशय, पेड़-पौधे वाष्पीकरण द्वारा आर्द्रता पहुंचाते हैं। जल को वाष्प तथा गैस में बदलने के लिए जिस ताप शक्ति की आवश्यकता होती है, उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस ताप शक्ति की इकाई कैलोरी है। 1 ग्राम पानी को भाप में परिवर्तन करने के लिए 607 कैलोरी ताप की आवश्यकता होती है। वायुमंडल में पाई जाने वाली जलवाष्प वायुमंडल की आर्द्रता या नमी कहलाती है। आर्द्रता 2 प्रकार की है, एक निरपेक्ष आर्द्रता। वायुमंडल में निहित आयतन में पाई जाने वाली नमी की मात्रा को हम निरपेक्ष या वास्तविक आर्द्रता आर्द्रता कहते हैं। दूसरी है सापेक्षिक आर्द्रता। निश्चित आयतन एवं ताप क्रम वाली वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की शक्ति और उसमें उपस्थित आर्द्रता की मात्रा के अनुपात को हम सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। आगे आता है आपके वाष्पीकरण। पानी का ताप द्वारा भाप में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहलाता है। फिर आता है आपका संघनन। नमीयुक्त वायु ऊपर उठने पर शीतल होने लगती है, उसमें उपस्थित नमी की गुप्त ऊष्मा पुनः वायु को लौटा दी जाती है। अंततः ओस, कोहरा, वर्षा, हिमपात होता है। कोहरा और उसके प्रकार। बूंदों के रूप में संघनित जलवाष्प के बादल को हम कोहरा कहते हैं। कोहरे 3 प्रकार के हैं। आपका एक है विकिरण कोहरा, अभिवहन कोहरा और वाताग्रि कोहरा। नेक्स्ट आता है आपके बादल। बादल कोहरे का बड़ा रूप है। उष्ण और आर्द्र वायु का तापमान जब तेजी से नीचे जाता है तो वायु की आर्द्रता सूक्ष्म हिमकिरणों कणों एवं जल कणों में परिवर्तित हो जाती है। बादल कई प्रकार के होते हैं, जैसे पश्चात बादल, कपासी बादल, स्तरी बादल, वर्षी या जलद बादल। इसी क्रम में आगे आपको वर्षा का अध्ययन करना होगा। जब वायुमंडल में अधिक मात्रा में नमी एकत्रित हो जाती है तो जलकण बूंदों के रूप में स्थल पर गिरने लगते हैं, जिसे हम वर्षा कहते हैं। वर्षा कई प्रकार की होती है। पहला है संवहनीय वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा और तीसरे है चक्रवाती वर्षा। तो ये सब अध्ययन आपको, चाहे वाष्पीकरण है, चाहे संघनन है, कोहरा है, वर्षा है, बादलों के प्रकार हैं, आर्द्रता है, इनका आपको इस सिलेबस में आपको अध्ययन करना होगा। आगे आपके सिलेबस में है जलवायु का वर्गीकरण और इसमें भी आपका जो मेन है, देखिए किसी स्थान पर लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत को हम जलवायु कहते हैं और ये विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की आपको कहीं पर आप मरुस्थलीय, कहीं पर आपके शीत जलवायु, कहीं पर आपको उष्ण जलवायु, विभिन्न प्रकार की जलवायु देखने को मिलती हैं।
और ताप के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण उष्ण एवं विषुवत-रेखीय मंडल, शीतोष्ण मंडल और शीत मंडल। वर्षा के आधार पर शुष्क जलवायु, जहाँ पर जो वर्षा की मात्रा 0 से 25 सेंटीमीटर होती है। अर्ध शुष्क जलवायु, जहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर की भी आपके वर्षा होती है। अल्पार्द्र, जहाँ पर वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और आर्द्र जलवायु, जहाँ पर आपको 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य में वर्षा होती है। और अति आर्द्र जो जलवायु है, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उसको हम अति आर्द्र जलवायु कहते हैं। वनस्पति के आधार पर इसके 11 डिवीजन किए गए हैं, जिसमें आपका ताप, वर्षा, टुंड्रा, टैगा, सदाबहार वन। इसी प्रकार हवाओं के आधार पर शीत कटिबंध या शीतल हवाएं चलती है, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध में इसको बांटा गया है। यहाँ पर आपके सिलेबस में एक कोपन का जलवायु वर्गीकरण का विशेष उसमें देखा था, स्लाइड नहीं खुल रही है। कोपेन का जलवायुकरण इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण में अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों का और उनको निश्चित एक क्षेत्र दिया है। जैसे ए, कैपिटल ए उष्ण कटिबंधीय या भूमध्य रेखीय आर्द्र जलवायु इन्होंने कहा है इसको। बी, जिसको कैटेगराइज किया है शुष्क जलवायु। इसी में भी इसके दो भाग किए हैं, बी एस जिसको स्टेपी जलवायु और बी डब्ल्यू मरुस्थलीय जलवायु का वर्गीकरण किया है। सी, उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु। डी, शीत शीतोष्ण जलवायु। और ई, ध्रुवीय जलवायु। और एच, उच्च पर्वतीय जलवायु। तो इस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजी के शब्दों को यूज करते हुए जलवायु वर्गीकरण को दिया है। इसका और सब डिवीजन भी किया है, जैसे एएफ उष्ण कटिबंधीय प्रचुर वर्षा वाले वन, एएम उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वर्षा वाला प्रचुर वन, एडब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। यदि सामान्य तौर से देखे जाए तो कई, चाहे वो सुपन है, चाहे आपका टिवार्था है, चाहे कोपेन है, अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग तरीके से जलवायु वर्गीकरण किया है। लेकिन सामान्य जो जनरल जो जलवायु वर्गीकरण है, जलवायु प्रदेश हैं, उनमें पहला है भूमध्यरेखीय प्रदेश, सूडान तुल्य प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, सहारा तुल्य प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, चीन तुल्य प्रदेश, ईरान तुल्य प्रदेश, तुरान तुल्य प्रदेश, पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश, स्टेपी तुल्य प्रदेश, सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश, टैगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश। ये विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ पर वहाँ की जो तापमान है, वर्षा की मात्रा है, नमी है, विभिन्न जो आपके जलवायु के तत्व हैं, उनको मिलकर जलवायु का निर्माण करते हैं। उस आधार पर विश्व को विभिन्न उनमें बांटा गया है। नेक्स्ट आता है आपके जलवाष्प। जलवाष्प पानी की गैसीय अवस्था है और अन्य अवस्थाओं के विपरीत यह अदृश्य होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में इसकी मात्रा लगातार परिवर्तनशील होती है। द्रव अवस्था में स्थित पानी से जलवाष्प का निर्माण क्वथन अथवा वाष्पीकरण के द्वारा होता है और संघनन द्वारा जलवाष्प द्रव अवस्था में परिवर्तित होती रहती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% के बीच होती है। एक आपके जल विज्ञान चक्र का भी एक छोटा सा वो है। तो जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। अतः ये प्रकृति में जल संरक्षण की सिद्धांत की व्यवस्था है। नेक्स्ट है आपका महासागरीय विज्ञान। पृथ्वी पर जल का जो भाग है 70.8% है, स्थल आपका 29.2% है। भूपृष्ठ पर जल से ढके हुए भाग को हम जलमंडल कहते हैं, जिसमें सागर, खाड़ियां आदि शामिल हैं। उत्तरी गोलार्ध में जल 46% और स्थल 54% है। तो इसको हम स्थल मंडल के नाम से ज्यादा, क्योंकि स्थल डोमिनेट करता है। और दक्षिणी गोलार्ध में जल की जो मात्रा है 81% है और स्थल 19% है। तो इस गोलार्ध को हम जलीय गोलार्ध के नाम से या जल मंडल के नाम से जानते हैं। क्रोमोस्फियर
अ, इसमें जैसे आपके जलमंडल में आपका महासागरों का अध्ययन होता है, मैं उनसे, जैसे प्रशांत महासागर है, अंध महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। क्रोमोस्फियर ये भी आपके एक टॉपिक है उसमें बीच में। क्रोमोस्फियर अपनी उच्च सतह परावर्तनशीलता अल्बेडो के कारण पृथ्वी की जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यह गुण इसे सौर विकिरण के एक बड़े अंश को वापस अंतरिक्ष में प्रतिबिंबित करने की क्षमता देता है, और यह प्रभावित करता है कि भूमि और महासागरों द्वारा कितनी सौर ऊर्जा अवशोषित की जाती है। सतही जल पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला कोई भी जल निकाय जिसमें समुद्र का खारा पानी और नदियां, झरने, झील का ताजा पानी दोनों शामिल है, इसको हम सतही जल कहते हैं। भूमिगत जल भूजल वह जल है जो भूमि की सतह के नीचे संतृप्त क्षेत्रों में भूमिगत मौजूद होता है। समतल क्षेत्र की ऊपरी सतह को हम जल स्तर, जिसको वाटर लेवल कहते हैं। महासागरीय तली, इसमें महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, अगाध सागरीय मैदान और सागरीय गर्त। इसमें हिप्सोमेट्रिक कर्व और है आपके। इस वक्र का उपयोग आमतौर पर यह प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है कि पृथ्वी पर दो प्रकार की भूआकृतियां, परत, महाद्वीप और महासागरीय हैं। वक्र किसी भी ऊंचाई से ऊपर पृथ्वी की सतह का प्रतिशत दर्शाता है कि कितने क्षेत्र में आपका कौन सा पार्ट है, और इससे की सहायता से ऊंचाई, गहराई की सहायता से हिप्सोमेट्रिक कर्व बनाया जाता है जो स्थल भाग को रिप्रेजेंट करता है। सागर तल की विशेषताएं भी एक नाम से है, जिसमें आपके वही सागर तली के जो पार्ट हैं, जैसे महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, अगाध सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त या खाइयां, अंत्य सागरीय कंदराएं और महासागरीय कटक एवं पठार। इसमें आपके हिंद महासागर की तली, प्रशांत महासागर की तली और आर्कटिक सागर की तली, जिसमें किस क्षेत्र में कि उसका क्षेत्रफल कितना है, कहाँ पर कौन कौन से कितना आपका कौन सा पार्ट है, निमग्न क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर का है, निमग्न ढाल कितना है, कौन कौन सी खाड़ियां उस महासागर के अंतर्गत हैं। तो इनका अध्ययन भी आपको सागरीय तलीय का जो अध्ययन है, इसमें आपके ये आपको इसमें करना होगा। आगे आता है आपके महासागरीय जल का तापमान एवं लवणता। जिस प्रकार से ये सागरीय जल का दो महत्वपूर्ण अवयव हैं, एक टेम्परेचर और लवणता। महासागरीय जल का तापमान उसके सभी जगह एक जैसा नहीं होता और इसको विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। महासागर, सागर तथा छोटे सागर संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग में घिरे हुए हैं। सागरीय जल के दो प्रमुख गुण तापमान और लवणता है। तापमान, महासागर के जलीय तापमान का स्रोत भी सूर्य है। इसके अलावा भूगर्भीय ताप तथा जलीय दबाव भी तापमान को प्रभावित करते हैं। क्योंकि मेन स्रोत तो उसका है, लेकिन इसके अलावा भी जो इंडोजेनेटिक फोर्स है या पृथ्वी में आपके जो अपघटित जो पदार्थ हैं एक तरह से, जिनको हम प्रोटोनिक मिनरल्स बोलते हैं, खनिज, तो उनके द्वारा भी इनको तापमान प्राप्त होता रहता है। अब महासागरीय तापमान को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, पहला जैसे अक्षांश है कि कौन सा सागर कितने अक्षांशों में फैला हुआ है। देखिए, अवस्थिति सबसे ज्यादा जो भूगोल में किसी चीज को प्रभावित करती है, कौन सा स्थान, सागर, देश, प्रदेश कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, किसी स्थान की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति कहाँ पर है, वो भूमध्य रेखा पर है, मध्य अक्षांशों में है, उच्च अक्षांशों में है। तो उसी प्रकार से अक्षांश भूमध्य रेखा के आसपास है तो वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, मिडिल अक्षांशों में है तापमान और कम प्राप्त होता है, और उच्च अक्षांशों में तो वहां पर आपका बर्फ जमी रहती है, एकदम शीत होता है। तो अक्षांश इसको प्रभावित करते हैं। प्रचलित पवने हैं, उस क्षेत्र में चलने वाली जो हवाएं हैं, हवाएं किस प्रकार की हैं, क्योंकि हवा चलने का कारण वायुदाब में अंतर है। वायुदाब में अंतर है तो कहाँ शीत प्रदेशों से हवा आ रही है तो ठंडी होगी, मरुस्थलीय क्षेत्रों से यदि हवा आ रही है तो गर्म होगी।
तो किसी स्थान पर या वहाँ के सागर के तापमान को प्रभावित करने में प्रचलित पवनों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि वो जो हवाएँ आती हैं, ठंडी हवाएँ उस क्षेत्र को ठंडा करेंगी और गर्म हवाएँ उस क्षेत्र को गर्म करने में सहयोग करती हैं। महासागरीय धाराएँ, ओशन करंट्स इसमें आगे आएँगी भी, और ये भी इसको महासागरीय तापमान को प्रभावित करती हैं। ओशन करंट सागर के अंदर जल की एक गति होती है, जो पानी का भाव है अंदर ही अंदर, तो इसको हम ओशन करंट कहते हैं, और ये ठंडी और गर्म 2 प्रकार की होती है। जिन क्षेत्रों में सागरों में गर्म हवा, जैसे गल्फ स्ट्रीम है, गर्म है, लैब्राडोर ठंडी धारा है, तो वहाँ बहने वाले वहाँ के सागर के तापमान को ये प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है स्थल खंडों की स्थिति, कि कौन सा सागर की जो लगने वाला तट है, वहां पर किस प्रकार की बनावट है, तो ये इसको उसकी डायरेक्शन चेंज करने में, उसको भाव को परिवर्तित करने में स्थल खंडों की स्थिति भी प्रभावित करती है। स्थानीय मौसम भी सागरीय तापमान को, वहां पर किस प्रकार का मौसम रहता है, वो प्रदेश ठंडा है, गर्म है, मौसम तो स्थानीय मौसम का भी वहाँ के तापमान पर, सागरीय तापमान पर प्रभाव होता है। सागर की गहराई, देखिए जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो तापमान गिरता जाता है, कारण क्योंकि सूर्य ताप से ही आपका हमें हीट गर्मी मिलती है, ऊपरी परत में तापमान ज्यादा होता है, नीचे जाएंगे तो सागर की गहराई कितनी है, छिछले सागरों में तापमान अधिक मिलेगा, अधिक गहरे सागरों में तापमान की मात्रा कम हो जाएगी। जल का क्षैतिज वितरण, इसमें क्षैतिज वितरण को कौन कौन से जो कारक हैं, जैसे सूर्य ताप की प्राप्ति कितनी आपको प्राप्त हो रही है, ऋतु परिवर्तन का प्रभाव है, उष्ण एवं शीतल जल धाराओं का मिश्रण है, कि जहाँ पर तो वहाँ पर आपका कोहरा ये अधिक बन जाता है। महासागरीय जल का घनत्व है, तो ये सैलिनिटी से डिपेंड करता है। प्रचलित वायु है, हिमशैल खंडों का प्रभाव है। जल के तापमान का लंबवत वितरण, तो यहाँ पर मैं आपको एक टेबल बताता हूँ। गहराई का जो प्रभाव है, विषुवत रेखा पर आपका 16, और जैसे 180 तक आपका 16, 550 मीटर पर 7, 1100 पर 4, 1650 पर 2.2, 2100 पर 1.7, 2750 पर 1.5, और 4000 मीटर पर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। अक्षांशीय अंतर, सूर्य ताप का प्रभाव और वर्षा का प्रभाव। नेक्स्ट आता है महासागरीय जल में लवणता। महासागरीय जल में लवणता का मतलब जल का खारीपन। नदी जल 0.1% खारीपन होता है। महासागरों का औसत खारीपन 35% होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड 75%। इसकी जो खारीपन की जो संरचना है, यदि हम संपूर्ण उसको सारे सागरों को सुखा दें, तो पृथ्वी पर 15.6 मीटर मोटी नमक की परत बन सकती है, टोटल यदि नमक को इस पर बिछा दिया जाए। और 1000 ग्राम समुद्री जल में 35 ग्राम लवणों की मात्रा होती है, जो इसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट की अलग अलग मात्रा होती है। सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड 77% होता है, मैग्नीशियम 11% तक होता है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 5% तक होता है, मैग्नीशियम सल्फेट 3.6% ये होता है। अब ये खारीपन आता कहाँ से है, तो इसमें नदियों का जल, सागरीय तरंगें, ज्वालामुखी विस्फोट और हवाएं, ये इसको बढ़ाने में सहायक होते हैं, ये इसके स्रोत हैं। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, इसका भी आपको पढ़ना होगा। सबसे ज्यादा लवणता मृत सागर की 338% है। इसकी जो एक वाष्पीकरण की मात्रा है, जहाँ वाष्पीकरण अधिक होगा वहाँ खारीपन अधिक होगा। स्वच्छ जल की आपूर्ति ज्यादा होगी तो खारीपन कम होगा। सागरीय जल का आपस में मिश्रण है, तो ये भी कैसा पानी मिल रहा है, अधिक खारा मिल रहा है या स्वच्छ मिल रहा है, तो ये भी इसको खारीपन को प्रभावित करते हैं। आंतरिक सागर और झीलों की लवणता, मृत सागर में 338 है, कैस्पियन सागर में 170% है, वान झील तुर्की में 330 और साल्ट लेक में 220 है। तो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग सैलिनिटी खारेपन पाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है महासागरीय जल की गतियां। महासागर में 3 प्रकार की गतियां होती हैं, एक तरंगे, धाराएं और ज्वार भाटा। तरंगे हवा के कारण लहरें, इसको हम तरंग बोलते हैं। धाराएं समुद्री धरातल की विशाल जलराशि को एक निश्चित दिशा में प्रभावित होने वाली सामान्य गति को हम महासागरीय धारा कहते हैं, ओशन करंट कहते हैं।
धाराओं के उत्पन्न होने के कारण सागरीय जल के तापमान में भिन्नता, दूसरा है महासागरीय जल की लवणता में भिन्नता, तीसरा है सागरों में वर्षा और वाष्पीकरण, चौथा है स्थानीय पवनों का प्रभाव, ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी का परिभ्रमण और धाराएं। फेरल के नियम के अनुसार अपकेंद्रीय बल, तटरेखा की आकृति, ये सभी जो कारक हैं जो धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। धाराओं के प्रकार: ठंडे जल की जल धारा, लेब्राडोर फाकलैंड की धारा, गर्म जल की धारा, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील की धारा। इसके बाद दूसरी गति आती है आपके ज्वार भाटा। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र तल के नियमित ऊपर उठने और जल के नीचे जाने को हम ज्वार भाटा कहते हैं, जो कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण होता है। जल का एक बार ऊपर उठना उसको ज्वार और नीचे उतरने को हम भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा के प्रकार: एक दीर्घ ज्वार, दूसरा लघु ज्वार, तीसरा भूमध्यरेखीय ज्वार, दैनिक ज्वार, मिश्रित ज्वार और समीपस्थ और दूरस्थ ज्वार। ये ज्वार भाटा के विभिन्न प्रकार हैं। उत्पत्ति के सिद्धांत: एक संतुलन का सिद्धांत है, दूसरा प्रगतिशील तरंग सिद्धांत है और तीसरा है स्थायी तरंग सिद्धांत। ज्वार भाटा और धाराओं का प्रभाव: ज्वार भाटा के कारण आपका छिछले उसमें भी आपका जहाज है जो तट पर पहुंच जाते हैं, और इनके जब धाराओं के कारण जब ठंडी और गर्म बढ़ती है तो मछली के प्लेटन की तो बहुत सारे इसके प्रभाव देखने को मिलती हैं। ये बहुत ही शॉर्ट। फिर आता है आपके इसी उसमें महासागरीय निक्षेप, ओशन डेपोजिट। महासागरों में जमने वाले मलबे को हम ओशन डेपोजिट कहते हैं। महासागरों तल पर पाए जाने वाले अवसादी निक्षेपों को महासागरीय निक्षेप कहते हैं। इसके जो स्रोत हैं: स्थलजात निक्षेप, जैविक निक्षेप, ज्वालामुखी निक्षेप और अन्य स्रोत। स्थलजात में आपके बोल्डर, बजरी, रेत, गाद, मृत्तिका, पंख होते हैं। जैविक निक्षेपों में कार्बनिक निक्षेप जिसमें चूना प्रधान, सिरका प्रधान, अकार्बनिक इसमें लाल मृत्तिका, उल्का पंख, टेराफोन सिंक, ग्लोबजरेना, डाइटम, रेडियोधेरियन पंख। वितरण: उतले सागरीय निक्षेप हैं, अगाध सागरीय निक्षेप हैं, तटवर्ती निक्षेप हैं, उतले सागरों के निक्षेप में और गंभीर प्रदेशों के निक्षेप और अगाध। तो ये इनका वितरण भी अलग अलग उसमें पाया जाता है ओशन डेपोजिट में। इसके बाद में आपके उसमें शायद ये नहीं है, लेकिन फिर भी प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति और प्रकृति। कोरल रीफ का भी आपके स्टडी इसमें आ सकती है। प्रवाल पॉलिप एक कोमल कोष मांसल शरीर वाले जीव होते हैं। इनका जीवन बहुत छोटा होता है और ये जीव सागरीय जल से कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सागरीय जल में घुला रहता है, प्राप्त कर अपने चारों ओर खोल बना लेते हैं। जब ये मूंगा या प्रवाल मर जाता है तो इन जीवों के अवशेष सागरीय उथले चबूतरों पर एकत्रित हो जाते हैं और धीरे धीरे एक द्वीप का रूप या जमीन का रूप ले लेते हैं। प्रकार: सरल प्रवाल और संयुक्त प्रवाल। प्रवाल के विकास की भौगोलिक अवस्थाएं, परिस्थितियां कि किन क्षेत्रों में या इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए प्रवाल बनने के लिए, तो सागरीय जल का तापमान 1821% चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। महासागरीय गहराई 50-60 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये वहां विकसित नहीं होंगे। सागरीय जल की लवणता ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सागरीय जल के तलछट का जमाव नहीं होना चाहिए। वायु की दिशा, स्वच्छ जल, खुले सागरों की ओर, ये इसकी कुछ कंडीशन है जहां पर प्रवाल बनते हैं। प्रवाल भित्तियों के प्रकार: एक अनुत्तर प्रवाल भित्ति, दूसरी अवरोधक प्रवाल भित्ति, तीसरी वलयाकार प्रवाल भित्ति और प्रवाल द्वीप। ये इसके प्रवाल भित्तियों के प्रकार हैं। और आगे महासागर भविष्य के संसाधन के रूप में, क्योंकि आजकल मैक्सिमम हम कहें कि 40% जो भोजन है और खनिजों का जो प्राप्ति है महासागरों से, जैसे तेल है, विभिन्न प्रकार के खनिज निकल रहे हैं, भोजन प्राप्त हो रहा है मछलियों के रूप में, तो ये भविष्य के संसाधन के रूप में महत्वपूर्ण रिसोर्स हैं हमारे। इनको हमें बचाकर या इनकी हमें विभिन्न प्रकार से सेव करना होगा। तो ये आपके जो 2 ब्लॉक थे 3 और 4, उसके अंतर्गत ये विभिन्न चैप्टर हैं, बहुत ही समराइज के रूप में इसको के देखा गया है।
इन सब का अध्ययन आपको इसमें करना होगा। मेजर रूप से आपके 3 स्थलमंडल, जियोमॉर्फोलॉजी आपके पहले ही जो 1 और 2 ब्लॉक में आपने स्टडी की। दूसरे आपका तीसरा और चौथा ब्लॉक है जिसमें आपका वायुमंडल और आपका महासागर, इनका आपको अध्ययन करना होगा, विस्तृत अध्ययन करना होगा। 2 दिन या 2 घंटे में आपका कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। उसको हम सब कि किन-किन चीज़ों का आपको अध्ययन करना है, मेजर जो बिंदु हैं, उसको आपको समराइज़ करने की मैंने आपको कोशिश की है। इसके साथ में ही आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई, धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि आपको फिजिकल भौतिक भूगोल को समझने में इन बिंदुओं से जो 2 दिन आपकी जो काउंसलिंग हुई है, उससे बहुत कुछ सहायता मिलेगी। आपके पास में स्टडी मटेरियल आ गया होगा। आपका माध्यम भी हो सकता है अंग्रेजी और हिंदी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं अलग-अलग। तो अंग्रेजी वालों को थोड़ा समझने में दिक्कत आई होगी, इसके लिए मैं आपको सर जी। चाहे तो आप काउंसलिंग खत्म कर सकते हैं, क्यों टाइम हो गया सर। हाँ, नहीं मैं वो कर ही रहा हूँ, बस उसको समराइज़ ही वो किया था कि जो अपना 2 दिन का वो था ना उसका, कि हाँ कौन-कौन। हाँ, बस हो गया सर टाइम। ओके, धन्यवाद रीजनल सेंटर के लिए भी और आप सभी स्टूडेंटों के लिए भी। धन्यवाद। धन्यवाद सर।